हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी के जो है सामने आया हूं अपनी ग्रामर की वीडियो के साथ। और दोस्तों साथ ही साथ बहुत जल्दी और पॉसिबल हुआ तो कल से ही हम अपना जो वोकैब्स का सेशन भी लेंगे, जिसमें कि दोस्तों मैं आपको जो एंटोनिम एंड साइनोनिम्स क्लियर करूंगा, साथ ही साथ द हिंदू को एनालाइज करने के बाद जो उसमें न्यू वर्ड्स हमारे जो आते हैं पर डे, तो उन सभी न्यू वर्ड्स की भी मैं आप सभी के सामने जो एक सीरीज लाने वाला हूं, जो कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पर डे आप सभी के सामने जो 10 या फिर 15 वर्ड्स की जो एक सीरीज लेकर के आऊं, जिसकी वीडियो आपको जो दोस्तों डेली मिलेगी। वो लगभग 15 से 20 मिनट की जो है मैं वीडियो शूट किया करूंगा डेली। सुबह पहले मॉर्निंग में खुद एनालाइज करूंगा, फिर उसके बाद आपको जो 10 से 15 जो बेस्ट वर्ड्स हमारे द हिंदू के अंदर जो आते हैं उनको जो मैं आप सभी के सामने क्लियर किया करूंगा। साथ ही साथ उनकी प्यारी प्यारी सी ट्रिक्स भी मैं आपको दिया करूंगा, जिससे कि आप उनको लंबे समय तक याद रख सकें। और जो आजकल हमारा एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को कर सकें। तो चलो दोस्तों, आज तो हम ग्रामर ही पढ़ेंगे, लेकिन आने वाला जो मेरा सेशन होगा उसमें वोकैब्स रहेगी। साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूं द हिंदू एनालिसिस, उसको भी आपके सामने लाऊंगा। और फिर कुछ ऐसा करना चाहता हूं मैं कि आपके सामने द हिंदू एनालिसिस की एक 15 से 20 मिनट की वीडियो में डेली दूं ही, साथ ही साथ मैं आपको ग्रामर भी देता चलूं। मतलब मैं चाहता हूं कि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या इंग्लिश से रिलेटेड ना रहे। आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में बैठे, आपका हर एक एग्जाम जो है मेरे भाई क्वालिफाई हो जाए, ठीक है ना। तो इंग्लिश के लिए मैं आपके साथ हूं, बस मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करते रहो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब कर लो, और बढ़िया लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है जी। तो चलो आज जो मैं ग्रामर में टॉपिक चलेगा, आज हमारा चलेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। और देखो भाई, ये जो बात है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन, इस इंडेफिनिट प्रोनाउन की कहानी को समझना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आपके वो सभी प्रोनाउन जो है काउंट किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि किसी भी इंडेफिनिट टर्म को शो करते हैं। समझ रहे हैं मेरे भाई। तो अगर मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं, इसके बारे में बताऊं, तो मैं कह सकता हूं कि इट शोज इंडेफिनिट टर्म। क्या करते हैं मेरे भाई, ये दिखाते हैं आपकी इंडेफिनिट टर्म को। मतलब कोई भी एक ऐसी टर्म जो कि अपने आप में इंडेफिनिट है, इट मींस अनिश्चित है, जिसको आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जी मैं इसकी बात कर रहा हूं या फिर इस बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो सभी टर्म्स आपकी अनिश्चित होती हैं। तो उन्हीं को दिखाने के लिए जो प्रोनाउन मेरे यूज किए जाते हैं, उनको मेरे भाई नाम दिया जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपसे एक बात बोलता हूं, एग्जाम्पल से थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं बोलता हूं कोई मेरे कमरे के अंदर आया है, समझ रहे, मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई मेरे कमरे के अंदर आया है, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, समवन एंटर्ड इन माई रूम। समझ रहे हैं मेरे भाई, मैंने बोला समवन एंटर्ड इन माई रूम। अब आप जानते हैं कि कोई मेरे कमरे के अंदर आया, लेकिन कौन आया मैं नहीं जानता, तो इंडेफिनिट बंदा है जो आया है। तो यहां पर जो मैंने समवन वर्ड यूज किया, ये अपने आप में कैसा प्रोनाउन था भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन था। तो ये जो मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल आप तब करेंगे कि जब आप किसी भी इंडेफिनिट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इसके अंदर मेरे 3 केस बनते हैं मोस्टली। इसको अगर मैं डिवाइड करूं या फिर इस पूरे इंडेफिनिट प्रोनाउन को कैटेगराइज करके इजी वर्ड्स में बोलना चाहूं, तो भाई इसको 3 केसेस के अंदर या फिर 3 पॉइंट्स के अंदर, 3 रिजल्ट्स के अंदर मैं इसको जो कैटेगराइज कर सकता हूं। वो कौन कौन से, वो आपको सीखना है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखना भाई, कभी नहीं भूलोगे आप। तो सबसे पहला जो इसमें बनता है मेरा केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर 1 जो मेरा बनता है भाई, वो बनता है वन और बडी वाला। केस नंबर 1 में क्या आता है भाई, वन और बडी। क्या क्या आएगा मेरे साथ, आप थोड़ा बोला करिए, क्या आएगा भाई, वन और बडी। अब देखो इस वन और बडी से कैसे मेरे वर्ड्स बनते हैं। तो वन और बडी से मेरे 8 वर्ड बनाए जा सकते हैं। इट्स मींस 8 प्रोनाउन मेरे वन और बडी के बिहाफ पर ही बन सकते हैं। कैसे बनेंगे ये सीखना है। तो मेरे भाई इसमें आपके इस तरीके से बनते हैं, जैसे कि अगर मैं एक वर्ड बना दूं एवरी, तो मेरा वर्ड बना एवरीवन एवरीबडी। इसी प्रकार से अगर मैं आप सभी के सामने बना दूं सम, तो मेरा वर्ड क्या बना भाई, समवन समबडी। इसी प्रकार से अगर मैं आप सभी के सामने बना दूं नो, तो वर्ड बना नो वन नोबडी। और इसी तरीके से मैं एक वर्ड और बना सकता हूं एनी, तो मेरा वर्ड बना एनीवन एनीबडी। तो आपने देखा ये कुल मिला के मेरे जो है 8 वर्ड बने, जिनकी एंडिंग मेरे भाई वन या बडी पर हो रही है। समझ रहे हैं। तो अब ये जो 8 वर्ड है मेरे केस नंबर 1 के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इनके साथ में होने वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है केस नंबर 2 और 3 को देखते हुए। तो भाई सारों को एक साथ पढ़ेंगे खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया, केस में डिवाइड कर दिया। तो भाई पहले केस के अंदर मेरे 8 वर्ड आते हैं, कौन कौन से,
एवरीवन एवरीबॉडी, समवन समबडी, नोवन नोबडी, एनीवन एनीबॉडी। अब इन 8 वर्ड्स की कहानी आपको जो समझनी है, तो भाई इन 8 वर्ड्स की कहानी कुछ इस तरीके से है मेरी कि सबसे पहली बात आप हमेशा याद रखना मेरे भाई कि इन 8 वर्ड का यूज किया जाता है टू शो indefinite human being, to show indefinite human being। समझ गए मेरे भाई पहली बात? तो ये जो 8 वर्ड हैं, इन 8 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंडेफिनेट ह्यूमन बीइंग को शो करने के लिए या फिर उसके बारे में बात करने के लिए। पहली बात समझ में। दूसरी बात भाई समझिएगा आप बात को कि इसने दिखाया, क्या दिखाया भाई? इसने इंडेफिनेट दिखाया, एक ह्यूमन बीइंग को दिखाया। ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे कहने लगूं कि अगर इनके साथ में भाई प्रोनाउन को यूज करना पड़ गया, ऐसे मानो कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन गए और उसी सेंटेंस के अंदर आपको कोई पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव प्रोनाउन लाना पड़ा, तो आप क्या लेकर के आओगे? तो भाई ध्यान दीजिएगा, आप क्या लेकर के आएंगे? देखो भाई, किसको दिखा रहा है? इंडेफिनेट ह्यूमन बीइंग को। तो ह्यूमन बीइंग की बात आती है, मुझे समझ में आ जाता है कि मैं लेकर के आऊंगा या तो ही या फिर शी या फिर दे। समझ रहे हैं भाई? पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन में बताया था कि ही, शी या फिर दे आपका आ सकता है, क्योंकि इंडेफिनेट ह्यूमन बीइंग इट्स मींस आप थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड की तो बात ही नहीं हो रही। फर्स्ट का मतलब मैं और सेकंड का पर्सन मतलब सेकंड पर्सन का मतलब तुम। तो मैं और तुम ये तो श्योर होते हैं, ये इंडेफिनेट नहीं हो सकते, तो डेफिनेट होते हैं। लेकिन जो मेरा थर्ड पर्सन होता है वो इंडेफिनेट होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई मैं थर्ड पर्सन में बात कर रहा हूं, थर्ड पर्सन में मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, तो मुझे पता चला ही आ सकता है, शी आ सकता है या फिर दे आ सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरे भाई इंडेफिनिट है। अब जब इंडेफिनिट है तो मेरे पास नंबर नहीं है कि मैं एक बंदे की बात कर रहा हूं या 1000 की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं? तो जब इंडेफिनिट हो तो मैं उसको जो अपने आप में सिंगुलर मान के चलता हूं। ठीक है जी। दूसरी बात, जब इंडेफिनिट पर्सन होता है तो मैं उसके जेंडर को लेकर के चलता हूं, क्योंकि मेरा कॉमन जेंडर है। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर है। अब डॉक्टर अपने आप में इंडेफिनिट है, मुझे क्या पता डॉक्टर मेल है या फीमेल है, तो मैं उसको कॉमन जेंडर मानता हूँ। स्टूडेंट है, मुझे क्या पता बॉय है या गर्ल है, तो इसी वजह से इसको मैं सिंगुलर मानूंगा, साथ ही साथ में इसको कॉमन जेंडर में ले जाऊंगा। तो मेरे भाई इसके साथ में जो आपका आने वाला प्रोनाउन होगा वो क्या होगा भाई? हमेशा रहेगा आपका ही। फिर से सुनो, इसके साथ में कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही आएगा। अब ही तो कभी आ नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे तो मेरे भाई ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ही के केस आएंगे। केस कैसे आएंगे भाई? ही का आपका हिज का भी यूज हो सकता है, हालांकि हिज का ही ज्यादा यूज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस कभी बनेगा नहीं इसमें। ठीक है जी। तो ही आ सकता है या फिर आपका हिज आ सकता है, हिम आ सकता है। कहने का मतलब सीधे शब्दों में मेरे भाई ये है कि आप एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नोवन नोबडी, एनीवन एनीबडी को ऐसे ट्रीट करोगे सेंटेंस में जैसे कि ही का यूज हो रहा हो। बिल्कुल आप ऐसे सभी ट्रीटमेंट कर देना जैसे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही बन रहा हो। ठीक है जी। तो दो बात समझ में आ गई। पहली बात थी कि इंडेफिनेट ह्यूमन बीइंग को दिखाएगा, दूसरी बात थी भैया इसके साथ में प्रोनाउन आएगा ही, और तीसरी बात ये आती है कि अगर भैया वर्ब की बात आ गई तो वर्ब कैसी लाऊंगा मैं इसके साथ में? मतलब सिंगुलर वर्ब लूंगा या फिर प्लूरल वर्ब लूंगा? तो भाई वर्ब की बात को भी समझना कि इंडेफिनिट है। अब जब इंडेफिनिट है तो इट्स मींस मुझे नहीं पता कितने हैं। जब मुझे मालूम ही नहीं है तो भाई मैं कैसे कह दूं कि 2 हैं या 200 हैं? समझ रहे हैं ना? याद करो, अनकाउंटेबल नाउन। याद क्या करना है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी आ रही थी? सिंगुलर आ रही थी। जब उसके साथ सिंगुलर आई तो यहां भी सिंगुलर आएगी। तो इसके साथ में जो आने वाली वर्ब होगी मेरे भाई वो हमेशा यूज होगी सिंगुलर वर्ब। हमेशा कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो इसके साथ में केवल आपके 3 ही कंडीशंस को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी में मेरा सारा कंसेप्ट जो है कवर हो जाता है। अब एग्जांपल देता हूं कैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एग्जांपल यहां पर लिया, ठीक है। मैंने बोला एवरीवन वाज या फिर वर प्रेजेंट इन द पार्टी with his her या फिर their parents। ठीक है जी। ये आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुका है कि एवरीवन वाज या वर प्रेजेंट इन द पार्टी विद हिज या हर या देयर पेरेंट्स। ठीक है जी। ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बात समझो भाई, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बना आपका? एवरीवन। इट्स मींस वन पे खत्म होने वाला शब्द।
इन्हीं 8 में से एक शब्द है तो भाई मुझे पता चल गया कि इंडेफिनिट ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे सीधी सी बात पता है कि इसके साथ में आने वाली वर्ब कैसी होती है भैया, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो भाई मैं क्या लगाऊंगा, वाज लगाऊंगा। यहाँ पर एग्जामिनर वर लगा करके देता है, बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है। गलती क्यों कर देता है, उसको लगता है कि भाई एवरीवन मतलब हर कोई, अब हर कोई है तो इट्स मीन जितने भी लोग हैं सबकी बात कर रहा है। जब सबकी बात कर रहा है तो वहां पर हम अपने आप से ज्यूम करते हैं कि प्लूरल है। नहीं भाई, इंडेफिनिट है, मुझे नहीं पता। जब तक आपको पार्टिकुलर एक नंबर नहीं मालूम होगा तब तक आप प्लूरल वर्ब नहीं ला सकते। समझ रहे हैं भाई। तो यहां पर मेरा क्या आ गया, वॉज आ गया। आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर मुझे मिला कि प्रेजेंट इन द पार्टिसिपल। अब देखो भाई सेंटेंस के अंदर एक दूसरे प्रोनाउन की नीड आ गई। यहां पर सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि अनदर प्रोनाउन की जो है सेंटेंस में आवश्यकता है। तो अब वो प्रोनाउन कौन सा है, तो भाई देखो कुछ नहीं करना, आपको मान लेना है कि ये जो मेरा एवरीवन है ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा है ही, क्योंकि एवरीवन के साथ में किसका यूज करता हूं, ही का करता हूं। तो मैंने इसको मान लिया कि भैया ये ही है। जब यहाँ पर ही है तो फिर क्या आ सकता है भैया, फिर तो मेरा हिज आ सकता है ना। कभी भी हर नहीं आ सकता, कभी भी देयर नहीं आ सकता। एग्जामिनर यहाँ पर आपको यूज करके देगा देयर को, और वही आपके सेंटेंस की एरर होगी जो कि आपको पहचाननी है। ठीक है भाई। तो ये मेरा केस नंबर फर्स्ट था जो कि मैंने आपको बढ़िया से क्लियर कर दिया। आई होप समझ में भी आ गया होगा। तो केस नंबर सेकंड की तरफ जो लेकर के चल रहा हूं, या फिर एक दो एग्जांपल जो आपको और दे देता हूं जिससे और बढ़िया से बात जो समझ में आ जाए। तो चलो भाई एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसी पे बिल्कुल आपका बेस्ड जो है एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल मेरा ये कहता है कि आपका एग्जांपल नंबर सेकंड है कि समवन हैज या हैव डन वंस हिज हर या फिर देयर ड्यूटी। ठीक है जी, एग्जाम्पल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है कि समवन हैज या हैव डन देयर वंस या फिर हिज या हर ड्यूटी। तो भाई सबसे पहली बात आप सभी के माइंड में क्लिक कर रही होगी, भैया सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन गया, वन पर खत्म होने वाला एक शब्द। तो आपको याद रखना है कि अगर वन या बडी पे खत्म होने वाला कोई भी शब्द आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो दिखा रहा है किसी इंडेफिनिट ह्यूमन बीइंग को। उसके साथ में आने वाला प्रोनाउन होगा ही, और उसके साथ में आने वाली वर्ब होगी मेरे भाई सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर भाई क्या आने वाला है, हैज का जो यूज होने वाला है। कभी भी यहाँ पर हैव का यूज मैं नहीं कर सकता। समझ पा रहे क्या आएगा भाई, हैज आएगा। दूसरी बात, अगर सेंटेंस ने अनदर प्रोनाउन की डिमांड कर दी तो मुझे कैसे बात करनी, जैसे कि मेरे पास ही हो तो ही के साथ भैया क्या आता है, हिज आता है। तो इसी वजह से इसमें क्या आएगा मेरा, हिज आएगा। कभी भी आपका हर नहीं आ सकता, देयर नहीं आ सकता, वंस का यूज आप नहीं कर सकते। बात समझ में आई भाई, नहीं आई? आई होप आपको केस नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। केस नंबर सेकंड की तरफ लेके चल रहा हूं, एंजॉय करते चलो। ठीक है ना भाई। चलो केस नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड भी बिल्कुल इसी के जैसा मिलता जुलता मेरा जो है केस है, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं। कैसे भला, इस बार जो मेरा केस नंबर सेकंड है वो आपका कह देता है मेरे भाई आपका थिंग पर। वो किसकी बात करता है भाई, थिंग की। अब थिंग आप सभी जानते हैं कि जो थिंग है मेरे रूट वर्ड है, इससे भी मेरे जो 4 वर्ड बनाए जा सकते हैं। भला कौन कौन से बनाए जा सकते हैं ये आपको सीखना है। जैसे कि अगर मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूं एवरी, तो वर्ड बना एवरीथिंग। इसी प्रकार से मैं दूसरा वर्ड यूज कर लेता हूं नो, तो ये बन गया नथिंग। इसी के साथ में एक और वर्ड यूज कर लेता हूं एनी, तो इससे बन गया एनीथिंग। और इसी के साथ एक वर्ड और यूज कर लेता हूं सम, तो वर्ड बन गया मेरे भाई समथिंग। तो जो मेरा थिंग है इस पर खत्म होने वाले मेरे कितने वर्ड बने भाई, पूरे 4 वर्ड मेरे बन गए। ठीक है ना। जो मेरा थिंग है, थिंग पर खत्म होने वाले शब्द कितने बने, 4 शब्द बन गए। अब भाई इन चारों की कहानी मुझको सीखनी है कि भाई इनका इस्तेमाल कैसे करूंगा मैं। ठीक है जी। तो इनके बारे में बात सीखिए। सबसे पहले इनके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनका यूज किया जाता है टू शो इंडेफिनिट नॉन लिविंग थिंग। पहली बात समझ चुके होंगे, इजी वर्ड्स में बिल्कुल लिखा हूं। इनका इस्तेमाल किया जाता है टू शो इंडेफिनिट नॉन लिविंग थिंग। मतलब कहने का यह है कि जब भी कभी आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट नॉन लिविंग थिंग के बारे में,
तो उसको दिखाने के लिए आप इन चारों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। हाँ जी, इन चारों में से किसी का भी यूज हो सकता है, इनमें बहुत स्लाइटली डिफरेंसेस होते हैं, उसको लेकर परेशान मत होना। ठीक है जी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, तो एडवांस लेवल की इंग्लिश जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब ये मेरी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगी, तब इन चारों का डिफरेंस क्लियर करूंगा। फिलहाल इस क्लास में इसको डिफरेंस क्लियर करना कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, बिना मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसे स्किप कर रहा हूं। दूसरी बात समझो मेरे भाई कि अगर इनके साथ में प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ा तो कौन से का करेंगे। तो यहां पर तो बड़ा इजी सी मुझे बात समझ में आ रही है। बात किसकी हो रही है? नॉन लिविंग की। और जब बात नॉन लिविंग की होती है तो भाई नॉन लिविंग के लिए तो केवल एक ही प्रोनाउन बना है। कौन सा बना है मेरे भाई? इट। कौन सा बना है? इट। आगे बढ़ते हैं कि इनके साथ में भाई वर्ब कौन सी लगाई जाए। तो भाई वर्ब कौन सी लगाई जाएगी? सिंगुलर वर्ब। क्यों लगाई जाएगी? बिकॉज ये है मेरे इंडेफिनिट, और जब जब बात इंडेफिनिट की जाती है तो उन सभी कंडीशंस में आने वाली वर्ब कैसी होती है भैया? सिंगुलर होती है। ठीक है जी, तो यहां तक की बात सारी समझ में आई। पहली बात क्या कह रही थी? पहली बात आपकी कर रही थी कि जो अगर आपको कोई भी ऐसा इंडेफिनिट वर्ड है जो कि आपका थिंग पर खत्म हो रहा है, तो उसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो किसी भी नॉन लिविंग इंडेफिनिट टर्म को शो करने के लिए किया जाएगा। दूसरी बात हो रही है कि इसके साथ में आने वाला प्रोनाउन कौन सा होगा? तो भैया इट होगा। तीसरी बात क्या हो रही है कि इनके साथ में अगर आने वाली वर्ब की बात कर लें तो वर्ब हमारी रहेगी भाई सिंगुलर वर्ब। ठीक है जी, यहां से भी एग्जांपल्स देखो, क्लियर हो जाएगी बात। देखिए भाई, एग्जांपल मेरा क्या कहता है? एग्जांपल मेरा कहता है कि एवरीथिंग हैज या हैव, एवरीथिंग हैज या हैव प्लेस्ड ऑन इट्स या फिर देयर पोजीशन। ये कह रहा है कि हर एक चीज या हर एक वस्तु रखी हुई थी, एवरीथिंग हैज प्लेस्ड। ठीक है जी, रखी हुई थी अपने स्थान पर। ठीक है जी, क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हर एक वस्तु रखी हुई थी अपने स्थान पर। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं भैया सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? थिंग पे खत्म होने वाले एक शब्द पे। तो भाई आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब। आने वाली वर्ब भाई हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब। दूसरी बात, सेंटेंस के जो लेटर पार्ट है, मतलब आगे का हिस्सा था, इसमें एक जो दूसरे प्रोनाउन की डिमांड कर दी, तो प्रोनाउन कौन सा आएगा मेरे भाई? इट के अकॉर्डिंग आएगा। तो आप ऐसे मान के चलो कि जैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही मेरा क्या है? इट है। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है तो इसके साथ में आने वाला जो पॉसेसिव एडजेक्टिव वो क्या हो सकता है भाई? इट्स हो सकता है केवल। तो इसमें क्या आएगा? इट्स आएगा। कभी भी आपका नहीं आ सकता मेरे भाई देयर। समझ रहे हैं? कभी भी आपका नहीं आ सकता क्या? देयर। अगर देयर का यूज कर दिया तो भाई सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? सभी को मजा आ रहा है? चलो, तो ये आपका केस सेकंड था। एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल और दे देता हूं। चलिए देखो भाई, दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? मैंने बोला एवरीथिंग हैज या हैव देयर या फिर इट्स लिमिटेशंस। ठीक है जी, मैंने बोला हर एक वस्तु की अपनी खुद की लिमिटेशन होती है। समझ रहे हैं भाई? एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा सीधा सा एग्जाम्पल। फिर से देखो, शुरुआत किस पे कर दिया आपने भैया? एवरीथिंग पे। तो भाई वर्ब कैसी ले सकते हो? सिंगुलर वर्ब। तो क्या आएगा मेरे भाई? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज आएगा। दूसरी बात, आगे बढ़े, प्रोनाउन की डिमांड है। प्रोनाउन क्या आएगा भाई? इट्स आएगा। कभी भी नहीं आ सकता मेरे भाई देयर। देयर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट है तो भाई मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जब डिसाइड ही नहीं कर सकता तो प्लूरल प्रोनाउन तो साथ में आ ही नहीं सकता मेरे भाई। बात समझ में आई होगी सभी को? चलो, तो दो केस क्लियर कर दिए, लास्ट केस पे बात कर लेते हैं। अब बात करूंगा भैया केस नंबर 3 की। बड़ा प्यारा सा केस है, इंपॉर्टेंट केस है, तो आपको वो सीखना है। चलिए जी, केस नंबर 3 की बात करते हैं। बड़ा बढ़िया केस, प्यारा केस और इजी केस। ठीक है भाई, थर्ड केस की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से वर्ड का मीनिंग जानना चाहूंगा। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? मैंने आप सभी के सामने कुछ लिखा है, मैंने लिखा है वन, और मैं इस वन वर्ड का मीनिंग लिखना जानना चाहता हूं। तो आप में से मोस्टली बच्चों ने इसका मीनिंग क्या रख दिया होगा? क्या रहा होगा माइंड में कि वन का मतलब होता है जी एक।
समझ रहे हो, सबका माइंड में यही चल रहा है, मैं भी भाई यही कह रहा हूं कि वन का मतलब एक होता है। लेकिन अगर बात इंडेफिनिट प्रोनाउन के सेंस में आ जाए ना भाई, तो इसका मतलब एक नहीं होता। इस वन का मतलब होता है हर एक, या फिर प्रत्येक, या फिर सभी। समझ रहे हैं? कब? जब इसकी बात हो जाए इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे। तो जो मेरा थर्ड केस है वो पूरा का पूरा वन के ऊपर डिपेंड करता है, और सारी की सारी बातें उसमें जो है मेरे भाई वन पर ही होने वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए। चलो भाई, तो वन की बात मैंने बता रहा हूं कि वन का मीनिंग आप कहेंगे। अब देखो वन की बात समझो, ये जो वन है ना, ये अपने आप में बहुत स्वाभिमानी है। ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर बात प्रोनाउन की जाए तो ये वन सबसे ज्यादा स्वाभिमानी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो मैंने आपको पर्सन ऑफ प्रोनाउन की टेबल बनवाई, और उस टेबल में जो मैंने आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की कॉलम्स बनवाई थी, उन सभी कॉलम्स में से किसी भी प्रोनाउन को होल्ड अपने साथ में नहीं करता ये वन। इस वन की सारी कहानी अपनी अलग है। भला कैसे? कि अगर इस वन के आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ने पर ये जो वन है ये अपने साथ में मेरे भाई होल्ड करता है वन को ही। ठीक है, अगर आपको जो है जरूरत पड़ती है इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत हमको पड़ती है, तो मेरे भाई हम यूज करते हैं इसके साथ में वंस का। ठीक है मेरे भाई, और अगर मुझे इसके साथ में जरूरत पड़ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, किसकी जरूरत पड़ जाती है मेरे भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो मेरे भाई हम इस कंडीशन में यूज कर लेते हैं वन सेल्फ। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि कभी भी अगर आपके किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट भैया क्या बन रहा है? वन बन रहा है, तो उसके साथ में जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी, उस टेबल का कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं किया जा सकता। इसके सारी कहानी अपनी अलग है। भला कैसे? कि अगर वन सब्जेक्ट बना, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी तो वन ही आ जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी तो वंस आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी तो वन सेल्फ आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहानी है नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूं। ठीक है ना, इसको लेके परेशान मत होना, नेक्स्ट काइंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा जिसको मैं डिस्कस करूंगा। तो बात शायद समझ में आ गई। अब भला कैसे बात होगी थोड़ी सी समझो। मैंने एग्जांपल दिया, वन शुड कीप वंस या फिर हिज प्रॉमिस। ठीक है जी, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस या हिज प्रॉमिस, कि हर किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए, अपना जो प्रॉमिस है उसको पूरा करना चाहिए। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई भाई? वन से हो गई। तो इसके साथ में जो आप देख रहे हैं कि मुझे पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्या लेकर के आऊंगा भैया? वंस लाऊंगा, हिज नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि भैया अगर वन के पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात होती है तो वंस आता है, ना कि हिज। हिज कब आ जाता? जब इस वन की जगह ही होता। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? अगर वन की जगह ही होता तो ही तो हिज आ सकता था, यहां तो वन है तो यहां पर हिज नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है सभी के? नहीं आ रही? और एग्जाम्पल देख लीजिए यहां से, मैंने आपको एग्जाम्पल और देता हूं। नॉर्मल से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वन शुड डू हिज या फिर वंस ड्यूटी, कि हर किसी को अपना जो कर्तव्य है या फिर अपनी जो ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? वन से, तो भैया क्या आना चाहिए इसमें? मेरा वंस आएगा। समझ रहे? क्या आएगा मेरा? वंस आएगा, कभी भी मेरा हिज नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है ना? क्यों आया? क्योंकि वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस होता है। हिज किसका होता है? हिज तो ही का होता है, तो अगर ही आ रहा होता तो ही तो हिज आ सकता था। बात क्लियर हुई भाई सभी को? नहीं हुई? तो ये थे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के 3 केस, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है जी, तो चलो आज की वीडियो मेरी इतनी ही रहेगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि वो कैप्स लाऊंगा, साथ ही साथ आपके लिए कुछ और भी हेल्पफुल हुआ, कुछ और बेटर स्टडी मटेरियल अगर मिलता है तो मैं वो भी आप सभी के सामने लाता रहूंगा। ठीक है जी, तो चलो आज की क्लास इतनी ही। मिलता हूं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।